हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। और इसी तरह से हम हर क्लास में चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन का आंसर और एग्ज़ाम के टाइम में शॉर्ट नोट भी उपलब्ध कराएंगे और प्रैक्टिस सेट भी देंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक एक वर्ड इसका पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अब जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आते हैं, सब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। रहता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप का पढ़ना ज़रूरी होता है। आप वन लाइन पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आपको चैप्टर वाइज अच्छे से समझ के कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर क्लास 6 NCERT से है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT, ज़्यादातर क्या सारे क्वेश्चन NCERT से ही बनते हैं। तो पहला अध्याय देख रहे होंगे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ पे एक रसीदा है, उसका सवाल है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो अगर आपको भी अभी तो आप जान जाते हैं कि हम इतिहास से जानते हैं, लेकिन आप बहुत छोटे रहे होंगे तो आप भी सोचते होंगे कि इतने साल पहले की बात कैसे जान सकते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे पता लगाएंगे। आगे लिखा है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति का मतलब याद, ठीक है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत का मतलब होता है जो बीत गया हो, ठीक है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक उसको बोलते हैं जो शिकार करते हैं, ठीक है, जानवरों का। पशुपालक, कृषकों, शासक, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है, लोग कहाँ रहते थे। आपको पता है कि पहले लोग कहाँ रहते थे। तो चलिए हम जानते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। आगे के चैप्टर में देखिए, यहाँ मानचित्र दिया हुआ है, ये देखिए, इसी के बारे में यहाँ से अभी लिखा है कि देखिए, लिखा है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों तथा अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। कहाँ से संग्रह किया करते थे और कहाँ रहते थे? देखिए, नर्मदा नदी की तरफ रहते थे और वहीं से खाने का इंतज़ाम करते थे। इंतज़ाम में क्या था? वही था आपका जंगल से जो भी चीज़ प्राप्त होती थी, जड़, फल वगैरह। यहाँ देखिए लिखा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं या सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम, ऐसा कुछ। तो इसका राइट आंसर तो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो लिखा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो सबसे पहले कहाँ पे जौ और गेहूँ उपजाना आरंभ हुआ? सबसे पहले, यानी 8000 वर्ष पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में, ठीक है। उन्होंने भेड़, बकरी तथा गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। कौन कौन से जानवर थे? भेड़ थे, बकरी थे, गाय थे। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ।
देखिए उत्तर पूर्व में क्या है, गारो है, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ये जो आप देख रहे हैं डार्क कलर से, ये इम्पोर्टेंट रहता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर मैं बाद में आपको नोट करवा दूँगी। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर पूर्व गारो में और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में। ठीक है। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? तो ये उपजाया गया था विंध्य के उत्तर में। देखिए मानचित्र, यहाँ देखिए आप, ये देखिए मानचित्र, यहाँ सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदी को पूछेगा तो कौन सा है? ये झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है, ये सब इसकी सहायक नदी है। यहाँ देखिए गंगा यमुना है, जाके इधर देखिए हिमालय में मिल गई है। ये विंध्य पहाड़ियाँ है, नर्मदा है, इसके बगल में सोन नदी है। गंगा नदी के किनारे किधर? इधर सोन नदी भी पड़ता है। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। देखिए आगे लिखा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करो। तो आपको बताया मैंने कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। किन्हें कहते हैं सहायक नदी? जो एक बड़ी सी नदी में, छोटी छोटी नदी होगी, बड़ी नदी में जाके मिल जाएगी, तो हमारा सहायक नदी हो जाएगा। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्तीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा नदी और इसके किनारे नगरों का विकास कितने साल पहले हुआ? 250 वर्ष पूर्व हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा था कि मानचित्र 1 में आधुनिक एशिया में क्या है? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाया गया है। यानी ये सारे देश किस में आते हैं? एशिया में आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार सारे देश आते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए लिखा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। किसका पता लगाना है आपको? गंगा तथा इसकी सहायक नदी का। गंगा तथा इसकी सहायक नदी कौन है? सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। देखिए गंगा है ना, गंगा के दक्षिण में जो हमारा प्राचीन काल में का जो क्षेत्र था उसको हम मगध बोलते थे। अभी हम उसको किस नाम से जानते हैं? बिहार के नाम से जानते हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी हो जाती थी। अब देखिए क्यों जोखिम भरी हो जाती थी? अब रेगिस्तान में जा रहे हैं, आंधी आएगी तो आपको बालू आँख में फट जाएगा, तब चलेंगे कैसे? आप नदी से जा रहे हैं, समुद्र से जा रहे हैं, तूफान आ गया, आपका जहाज़ पलट जाएगा, उलट जाएगा, कैसे? मतलब बहुत जोखिम भरा पहले जो सफ़र होता था वो होता था, ये लिखा है। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। मतलब कभी किसी को काम चाहिए या फिर कभी प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे भूकंप आ गया और फिर जैसे बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे जहाँ उनको सुविधा मिल सकती थी जो चाहिए थी। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी और कभी कभी क्या होता था, कुछ सेनाएं जाती थी। पहले तो राजा उन लोग का राज था तो सेना भेजते थे राज क्षेत्र पे अधिकार करने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान
जाया करते थे। बिजनेसमैन लोग भी जाते थे, अभी भी जाते हैं। अभी क्या करता है, अभी जाते हैं लोग जहाज़ से, और पहले समुद्र मार्ग से जाया करते थे, क्योंकि पहले थोड़ी ना जहाज़ वगैरह का ज़्यादा प्रचलन था। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते हैं। देखिए, आप बहुत से लोगों को होता है ना कि देखते हैं उस देश में क्या है, जैसे आप लोगों को भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, न्यूजीलैंड में क्या होगा, मतलब कुछ जानना है कि क्या होगा। तो इस तरह के भी बहुत सारे लोग होते थे जिनको जानने की इच्छा होती थी कि चलो भारत चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। तो पहले के लोग इस तरह भी क्या करते थे, यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोग को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता था। तो जब हम दूसरे देश के लोग आपके देश में आएंगे तो आप पूछेंगे ना कि उसके देश में क्या है, या दूसरे देश के जो लोग आएंगे बताएंगे कि हमारे देश में क्या है। इस तरह से भी हम जानते हैं ना कि मतलब विचारों का आदान प्रदान होता है, तो जानकारी मिल जाती है। देखिए, आज की लोग यात्रा क्यों करते हैं। अब देखिए, लिखा है कि एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। तो आप यहाँ पे देखिए, मानचित्र 1 तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, देख लीजिए। यह काबुल नदी है, इधर काबुल नदी के किनारे सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। सिंधु नदी का बता दिया, और यहाँ पे थार रेगिस्तान है, यमुना नदी है। ये देख लीजिए, देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है इसमें। लिखा है कि आज के लोग यात्रा क्यों करते थे। पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक सीमा होती है, यानी नेचुरली जो हमारा सीमा बन जाता है, वो कैसे बनता है, पहाड़ी, पर्वत या समुद्र से। जैसे पहाड़ हो गया तो हम उसको सीमा मान लेते हैं वहाँ से। तो इस तरह से क्या है, प्राकृतिक सीमा बनती है। किससे बनती है, पर्वत से, पहाड़ से और समुद्र से। उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं है। अब बताइए, पर्वत पहाड़ इतना आसान तो नहीं है सीमाओं को आप पार कर सकें। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, ऐसा हो सकता है। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहराई समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोग के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। ठीक है, देखिए, लिखा है कि कई 100 वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार करते थे। आप लोग अभी भी करते होंगे कि भाई बताइए आप कैसे करते हैं, ये तो आप बताते हैं कि हम ऐसे करते हैं। तो पहले भी इस तरह से हुआ करता था, कई 100 वर्ष पहले की बात है। अब देखिए, ये देश का नाम कैसे पड़ता है। देश का नाम यहाँ लिखा है, हेडिंग देखिए क्या है, लिखा है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम अपने देश के लिए किस नाम का प्रयोग करते हैं, भारत या इंडिया। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया शब्द किससे निकला है, तो ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया को संस्कृत में क्या कहा जा सकता है, तो क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 250 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। किसने कहा था, जो उत्तर पश्चिम से जो ईरानी आए, यूनानी आए, उन्होंने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस कहा। ठीक है, या इंदोस कह दिया, और उसकी जो पूरब में जो भूमि थी उसको बोल दिया इंडिया। तो हो गया फेमस इंडिया। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत पूरा नहीं था, जो उत्तर पश्चिम में लोग थे उन्हीं लोग के लिए विशेषतः भारत का यूज़ किया गया था, भारत नाम का। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुराने कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, संस्कृत का जो ऋग्वेद है उसमें भी मिलेगा ये नाम। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब ये पूरा समूचे देश के लिए होने लगा। अब तो उत्तर पश्चिम चारों दिशा जो भी हो हमारा भारत ही है। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने,
तो देखिए अतीत के बारे में जानने का क्या तरीका यहाँ पे दिया है। अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना है ना। अतीत मतलब बीता हुआ, जो बीत गया वो अतीत है। तो ठीक है, कुछ दिन का बात रहेगा तो आप पूछ लेंगे, किसी दिन बहुत दिन का होगा तो क्या होगा, पुस्तक ही पढ़ेंगे ना। पुस्तक पढ़ेंगे, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अगर कोई पुस्तक अपने हाथ से लिखा, जैसे अभी आप लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं हाथ से लिखते हैं, तो वो पांडुलिपि हो गई अगर वो पुस्तक है तो। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। देखिए पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये शब्द किससे निकला है, लैटिन से। लैटिन के कौन से शब्द, मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से, जिसका अर्थ क्या है, हाथ है, से निकला है। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। देखिए जो मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि है किस पे लिखा जाता था, पूछा जाएगा तो ये तारपत्रों पे, या फिर हिमालय क्षेत्र में जो बुर्ज नामक पेड़ होता था उसका छाल लेते थे और उस पर लिख देते थे। अभी आप कॉपी वगैरह लेते हैं उस पर लिखते हैं ना, और पहले बुर्ज नामक पेड़ की छाल पे या तारपत्रों पे। ये देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट, ये है ना, कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये पहले का लिखा हुआ भाषा है। देखिए इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। देखिए पांडुलिपि लिखा जाता था छाल पे, तो ऑब्वियसली कि ख़राब हो जाएगा, ये कीड़ा काट लेगा वगैरह वगैरह, कुछ हो जाता तो ख़राब हो जाता था। लेकिन और उसमें क्या रहता था, धर्म के बारे में कि क्या लोग मानते थे, व्यवहार कैसा करते थे राजा वगैरह, कैसा जीवन जीते थे, ये सब चीज़ लिखा रहता था। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी है। अपने महाकाव्य का नाम सुना होगा, कविता, नाटक, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। पहले जो है, जैसे अभी हम लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो पहले लोग जो भाषा बोलते थे आमतौर पर वो कौन सी थी भाषा, प्राकृत भाषा थी। ठीक है, तो मैं जितने पॉइंट को बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं सब में से आता है। अगर आप पढ़े नहीं रहते तो आपको लगता है कि क्वेश्चन तो बड़ी टफ आ गया। पहले के लोग कौन सी भाषा यूज़ करते थे, हिंदी, इंग्लिश, प्राकृत, तो पता होना चाहिए कि ज़्यादातर लोग प्राकृत और नहीं तो तमिल यूज़ करते थे। ठीक है, इन अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। देखिए वो हो गया पांडुलिपि, और दूसरा होता है अभिलेख। तो अभिलेख क्या होता है, अभिलेख होता है कि जब हम पत्थर पे कुछ लिख देते हैं या फिर कोई कठोर धातु, आप कहीं भ्रमण करने जाते होंगे तो देखिएगा पत्थर पर कुछ लिखा रहता होगा। देखिए यहाँ पे है ना, ऐसे आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, पहले के लोग की लैंग्वेज है, ये हमारा अभिलेख कहलाएगा। और जो तार पे पत्रों पे लिखा रहता था वो क्या था, पांडुलिपि था। ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। इनमें राजाओं तथा रानी सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। देखिए जो अभिलेख है ना, बहुत सारे लोग अपनी प्रशंसा के लिए ऐसे राजा लोग लिखवा देते थे कि भाई अब बताइए पांडुलिपि पे लिखे कीड़ा खा लेगा, ख़राब हो जाएगा, लेकिन अब इसमें लिखवाएंगे, अभिलेख लिखवाएंगे, यानी पत्थर पे खुदवाएंगे, वो तो अभी तक है, ख़त्म थोड़ी ना होगा। तो वो लोग राजा लोग ऐसा करते थे, अभिलेख लिखवाया करते थे। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चित्रों में, ये कितना पुराना है, 550 वर्ष पुराना है, और ये अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। किसने करवाया था, ये अफ़गानिस्तान के कंधार में अशोक शासक ने, ठीक है, करवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी।
जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। ठीक है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो वो लिपि होता है, जब हम कुछ बोलते हैं तो वो भाषा होता है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपि तथा भाषाओं में। यह अशोक ने जो लिखवाया है लेख, वो कौन सी भाषा में है? यूनानी और अरमाइक नामक दो भाषा में। तो ये भी पूछा जा सकता है। देखिए लिखा है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों की अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये तो आप जान गए। एक होता है पुरातत्वविद, वो बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। जैसे PhD की होती है ना पढ़ाई, तो उस तरह वो क्या करते हैं कि जाते हैं, ईंट पत्थर वगैरह देखते हैं, चित्र देखते हैं, बचे हुए अवशेष यानी जो पहले के चीज़ है, उन सब चीज़ों को देखकर ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसे रहा होगा, ऐसा होता होगा, और ये लोग जो है पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक है। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये बर्तन है ना, घड़ा, और ये पत्थर पे कुछ बना है, ये पत्थर पे कुछ बना है। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह की पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। देखिए ये पात्र है जो पहले 4700 वर्ष पहले होता था। और ये देखिए सिक्का है चांदी का। देखिए आप लोग का सिक्का गोल गोल रहता है ना, अभी ये थोड़ा इसको क्या मान लेंगे, आयताकार मान लेंगे, थोड़ा झड़ गया है। इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 250 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा प्रयोग में आने वाले सिक्के से ये सिक्का कैसे भिन्न है बताइए? अभी तो गोल गोल था ना, अभी कैसे भिन्न है? ये तो गोल नहीं है, ये तो आयताकार भी है और थोड़ा सा टूटा फूटा सा हो गया, क्योंकि ये बहुत पुराना है। तो ये चीज़ें ऐसे पहले रहा करती थी। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तु पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। इसको थोड़ा कठोर बनाया जाता था। क्यों बनाया था कठोर? क्योंकि जल्दी नष्ट ना हो सके। अगर कठोर नहीं रहता तो बताइए, आज के पुरातत्वविद जो है उसका जाके खोज कर पाते? नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं चलता। मिट्टी का रहता हुआ तो मिट्टी में मिल जाता। तो वो लोग कठोर चीज़ पे बनाते थे। आज भी देखिए जो सिक्का रहता है कितना कठोर रहता है। अब उसको कहीं भी फेंक दीजिए, कितने दिन के बाद भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा वैसे ही। पुरातत्वविद जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते थे। देखिए जो जानवर मर जाते थे तो हड्डी तो गलने में टाइम लगता है ना, मतलब चलिए पूरा उसका मांस वगैरह तो होता है, लेकिन हड्डी रह जाता है। तो उन सबको भी देख के पता लगाते थे कि यहाँ पे कौन सा जानवर रहा होगा, कौन सी मछलियाँ थी। ये सब पुरातत्वविद खोजते थे और फिर वो बुक लिख देते थे, और फिर आप उसको पढ़ के पहले की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। देखिए लकड़ी का यूज़ करते हैं ना, तो लकड़ी का यूज़ करने से फिर राख प्राप्त होता है। तो पुरातत्वविद देखिए जो उनके पास कुछ उपकरण रहता है, उससे ये पता लगा लेते हैं कि जो राख है तो ये कौन सा लकड़ी है, इस तरह का पता वो लोग लगा लेते हैं। लिखा है कि यहाँ क्या लिखा है, लिखा है क्या पुरातत्वविद में बधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? देखिए मिलते होंगे, क्यों नहीं मिलते होंगे, लेकिन अच्छे से सही अनुमान व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिखा है यहाँ पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए अगर हमको कोई पांडुलिपि है, बताया ना जो तार पे लिखा था, अभिलेख जो पत्थर पे, पुरातत्व जो कोई चीज़ से मिलता, तो उनसे कुछ जानकारी प्राप्त होता है, तो उसको इतिहासकार क्या बोलता है कि हमको इस स्रोत से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसको स्रोत नाम देते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। किसे कहते हैं इतिहासकार? जो अतीत का अध्ययन करें, जो बीत गया उसका अध्ययन किया, तो वो इतिहासकार कहलाते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में हम पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का
पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अतीत को कैसे जानते हैं। पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, पुरातत्व हो गया, नहीं कुछ हुआ तो इतिहासकार इसका खोज करते हैं, बुक लिखते हैं, जिस तरह से भी जानकारी आपको देते हैं और फिर आपको पता चलता है कि पहले ऐसे ऐसे रहा होगा। ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं बचा है तो चलिए हम आज इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। और चैप्टर को फिनिश करने के बाद ना कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तो हम आपको क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, अतीत एक या अनेक। तो लिखा है देखिए यहाँ पर कि क्या तुमने इस पुस्तक में शीर्षक हमारा अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। देखिए अतीत कौन सा है, बहुवचन है या बहुवचन नहीं है, बताइए। तो जो अतीत शब्द है वो बहुवचन शब्द है। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पशुपालक तथा कृषकों का जीवन राजा तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। जैसा हम आज भी देखते हैं, आज भी आप देखते हैं ना, अब राजा हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई कृषक है, कोई जानवर पालता है, तो सारे का जीवन तो एक जैसा नहीं हो सकता, सबका जीवन क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए अतीत को बहुवचन के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, ऐसा हिंदी में अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है तो आप पूछ लेगा कि ये एक वचन है या बहुवचन है अतीत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बहुवचन है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीपों के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार कर तथा फल फूल संग्रह कर प्राप्त करते हैं। देखिए अभी भी अंडमान में चले जाइएगा ना आप, तो क्या करेंगे, वहाँ के लोग ज़्यादातर मछली पकड़ के खाते हैं, शिकार करते हैं और फल फूल जैसे पहले के लोग करते थे वैसा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। देखिए पहले भी था ऐसा, अभी भी है, लेकिन वही बात है कि अभी बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है और पहले थोड़ा कम थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। देखिए अगर पहले के बारे में लिखा नहीं जाता तो आप कैसे जानते कि अकबर महान कौन था, राणा प्रताप कौन थे। तो ये सब जो है आप लिखा जाता था, पहले राजा लोग लिखवाते थे, तभी तो हम लोग जानते हैं ना, ये चीज़ हुआ करते थे। ठीक है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें इनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो इन्होंने नहीं लिखा तो क्या करें, पुरातत्वविद गए वहाँ पर देखे कि भाई ये चीज़ खा रहे हैं, ये चीज़ पी रहे हैं, ऐसा कपड़ा है, ऐसा खिलौना है, तो जाने कि ऐसे ऐसे रहते थे। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जानना। देखिए यहाँ पे लिखा है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। जैसे अभी क्या है, 2023 है, 2022-23 ऐसे नहीं बताते हैं आप लोग, यही बताएंगे। लिखा है कि वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अभी जो हम लोग वर्ष बताते हैं 2000 या 2023, तो इसकी गणना किससे कर रहे हैं, जो ईसा मसीह हैं उनका जो जन्म हुआ, उनके जन्म के बाद से हम लोग करते हैं। ठीक है, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले अगर हम किसी तिथि को बताते हैं तो ईसा पूर्व लगाते हैं, यानी अगर 2000 ईसा पूर्व लगाएंगे तो समझिए कि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले की बात है। और 2000 ईस्वी बोलेंगे मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो इस तरह हम जो अपनी तिथि बताते हैं वो ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। इस पुस्तक में हमने 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखिए
देखिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको तो आप ऐसे करके याद ही कर लें। क्या लिखा है? इतिहास तथा तिथियाँ। देखिए अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में इसको ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और ईसा पूर्व बोलते हैं हिंदू में, अब हिंदी में बोलते हैं। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी भी लगाते होंगे ना, तो एडी का मतलब ईस्वी होता है। देखिए 2000 ईस्वी, और कभी बोलते हैं 2000 ईसा पूर्व, तो आप समझ गए होंगे। अभी क्या है, ईसा पूर्व है या ईस्वी है? तो ईसा पूर्व तो नहीं है, ईसा मसीह के जन्म होने के बाद है, तो ये ईस्वी है, ठीक है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से है। कभी कभी एडी की जगह आप सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। ईसी अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? बी और पी है, ठीक है। तो बी से हो गया बिफोर और पी से हो गया प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले, बिफोर प्रेजेंट। तो यहाँ लिखा है कि पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां तथा उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किसी अक्षर या समूह का प्रयोग करोगे। अन्य यहाँ पे क्या दिखा है, देखिए ये पहले का चित्र है, पहले की वो चीज़ है, मतलब लिखावट है, ये आपको समझना है कि क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जैसे हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेख में लिपि तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेख में प्रयुक्त भाषा तथा लिपि में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ऐसा यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया था। मतलब देखिए पहले का लिपि था, तो आप कैसे जानेंगे? आपको आता है वो भाषा? नहीं ना आता है। तो एक कोई टेक्नोलॉजी आती है, मतलब कोई एक प्रोसेस है जिससे आप पता लगा लेंगे। इस प्रकार की अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीका के देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। देखिए तो इस तरह से अज्ञात लिपि की कहाँ से जानकारी मिल रही है? देखिए ये लिखा हुआ है कि उत्तर अफ्रीका में एक मिस्र है, वहाँ एक राजा रानी का कहानी दिया हुआ था। देखिए ये सब उसी से हम जानते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम पर एक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं, लिपि यूनानी, मिस्र लिपि 2 प्रकार में। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। देखिए जो राजा रानी था ना, उसका जो कहानी दिया हुआ था एक फ्रेम, उसको क्या कहा? कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्र अक्षरों के समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया। देखिए आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। शेर है तो क्या करेंगे? ये देखिए एल है, आई है, ये सब है ना जो चित्र आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, घोड़ा का, कौवा का, इसके लिए अलग अलग लेटर का यूज़ किया गया। तो ये चीज़ था। आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब ये है याद करना है, आपको मिलाना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमारा नया चैनल है, अभी मैं स्टार्ट ही की हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू।